Hello everyone, this side Anurag Chauhan. Welcome you all to this amazing platform Study Smart Commerce. So guys, as you all know कि 23rd को आपका एग्जाम है BCOC 136 इनकम टैक्स एंड लॉ प्रैक्टिस का। तो इसके मैंने आपको 10 मोस्ट एक्सपेक्टेड थ्योरी क्वेश्चन दिए थे और प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी दिए थे व्हाट्सएप ग्रुप में आज सुबह। और मैंने बोला था कि आप प्लीज़ इनके एक बार कंसेप्ट जो है वो अपने आप से पढ़ लेना, मतलब एक एक चीज़ देख लेना। देन मैं वन शॉट में आपको ये सारे टॉपिक कवर करा दूंगा। फिर प्रैक्टिकल भी मैं ऐसा नहीं है कि न्यूमेरिकल वालों को छोड़ दूंगा, मैं आपके लिए भी बहुत अच्छा सा एक आपको सॉल्यूशन दूंगा कि आप कैसे ये हाईएस्ट प्रायोरिटी वाले न्यूमेरिकल कर सकते हो कि ठीक है। तो जैसा कि आपको पता है कि 23rd का आपका एग्जाम है, आपकी शायद मॉर्निंग शिफ्ट है, तो आपकी वीडियो मैं आपको ट्राई करूंगा कि आज 20 है तो 21st की मॉर्निंग तक आपको ये वीडियो पक्का मिल जाए ना। मैं इसको अभी अपलोड कर दूंगा, या तो अभी या फिर मैं प्रीमियर लगा दूंगा और ये सुबह तक अपलोड हो जाएगी। देन आप इसको आराम से 2-3 बार अच्छे से देख लेना। ये मैंने क्वेश्चंस लिए हैं, मैंने 10 ईयर्स के PYQs, 10 नहीं 10 नहीं 5 ईयर के, हाँ, 2020 से लेके अब तक के मैंने आपके असाइनमेंट्स, वहां से मैंने टॉप मोस्ट एक्सपेक्टेड थ्योरी क्वेश्चंस और प्रैक्टिकल क्वेश्चन निकाले हैं, दोनों ही जो आपके एग्जाम में 110% थे वो आने ही चाहिए। अब ऐसा है कि इग्नू पेपर मैं नहीं बना रहा, जो बना रहा है वो बना रहा है, तो मेरे को अब मैं ऐसा नहीं कह सकता कि ये 100% आएंगे। अब एक होता है गेस, अब मैंने गेस कैसे कर सकते हैं, जैसे PYQ असाइन आप एनालाइज कर सकते हो, असाइनमेंट कर सकते हो कि यार कौन से टॉपिक है जो रिपीटेडली पूछे जा रहे हैं, और अगर वो 2025 में पूछे गए हैं, जून में और दिसंबर में नहीं पूछे गए, तो चांस है क्या वो 2026 में पूछे जाएं। दैट्स वाई मैंने कि ये 10 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस आपके फिगर आउट किए हैं, और मैंने आपको व्हाट्सएप में दे ही दिए थे पहले ही। आज सुबह के टाइम मैंने अपलोड कर दिए थे ये वाले, जो ये वाला पेज है। आप अगर अभी भी व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन नहीं हो तो आप उसको ज्वाइन कर लो फॉर नोट्स, बिकॉज आपको पता है कि टेलीग्राम बैन कर दिया है अभी रीनीट तक। तो आपको नोट्स मेरे को व्हाट्सएप पे देने पड़ेंगे ना, आप मेरे को टेक्स्ट भी कर सकते हो, और वरना मैंने कम्युनिटी पे पोस्ट करके वहाँ पे लिंक भी डाली हुई है, वरना आप मेरे को टेक्स्ट कर सकते हो व्हाट्सएप पे, मैं आपको एंड मतलब ऐड कर। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप प्लीज़ यहाँ पे कोई फालतू के मैसेज ना करें, मेरे को सिर्फ आप उसी के रिगार्डिंग मैसेज करेंगे भैया मेरे को ग्रुप में ज्वाइन कर दो फॉर नोट्स, आई विल ऐड यू इन। सो लेट्स गेट स्टार्टेड फ्रॉम क्वेश्चन फर्स्ट। मैंने ऐसे करके एक क्वेश्चन की हर एक चीज़, अब मैंने ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको रेजिडेंट स्टेटस ऑफ एन इंडिविजुअल बताया, नहीं, मैंने इसके अंदर रेजिडेंट अर्नर कौन होता है, नॉन रेजिडेंट कौन होता है, टैक्स इंसिडेंस क्या है सबके, प्लस इनकम फ्रॉम सैलरीज नहीं पढ़ा है मैंने, इसमें ग्रेच्युटी, इंकेजमेंट अलाउंस, प्रिस्क्रिप्टिव्स, एक एक चीज़ मैंने पढ़ाई है ताकि आपका कोई भी चीज़ छूट ना जाए और बाद में आप कहना सको कि भैया आपने ये वाला क्वेश्चन बताया तो ये नहीं आया। मैंने जैसे यूट्यूब पे मैं देख रहा था वीडियो वगैरह, वहाँ पे क्या कर रहे हैं कि सिर्फ बता रहे हैं प्रीवियस ईयर क्या होता है, नहीं ये चीज़ आपके लिए ठीक है, बट आपको डिफरेंस पता हो, जनरल रूल पता हो, एक्सेप्शन पता हो, तो दैट इज गुड फॉर यू। आपका कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर हो जाएंगे, और आपको, आप जैसा कि आप सभी को पता है कि इग्नू में तो आपको सिर्फ मैटर लिखने के मार्क्स मिलते हैं कि आप कितना लिख रहे हो। अगर आप कोई अच्छी चीज़ 4 लाइन में लिख रहे हो तो आपको सेम मार्क्स मिलेंगे, आपको कम मार्क्स मिलेंगे, बट आप उसी सेम चीज़ को 10 लाइन में लिख रहे हो, अच्छा नहीं लिख रहे, देन आपको ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि वहाँ पे मैटर के मार्क्स मिलते हैं, बट आपका मैटर रेलेवेंट होना चाहिए। दैट्स ऑल। मैंने खुद फर्स्ट ईयर में अपने 72-78 स्कोर किए हैं, मैटर से ही किए हैं कि मैं बहुत अच्छा लिखता था। अच्छा इन मीन्स अगर एक चीज़ पूछी है तो मैं उस चीज़ के सब कुछ बता देता था, एक एक चीज़ में पेपर, जैसे मतलब मैं आपको बताऊँ, अगर आपको 20 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आप ट्राई करो कि आप 4 शीट तो कम से कम फिल कर रहे हो। एक शीट को आप अगर 5 मार्क्स के में इंक्लूड करोगे, पूरी शीट को 5 मार्क्स के अंदर, तो जब जाके आपको 4 शीट हुए 20 मार्क्स, सोच लो कि आपको 15-16 के करीब मिल जाएंगे। बट आप अगर 2 शीट भर के कह रहे हो कि आपको 20 मार्क्स के क्वेश्चन में 15-20 मिल जाए तो बहुत मुश्किल है। सो लेट्स गेट स्टार्ट अवर वीडियो। ओके, यहाँ पे मैंने प्रॉपर ब्लैक में प्रॉपर अपने हैंड से ही पढ़ाई है, प्रॉपर ये चीज़ें सारी करना, मतलब कि मैं हर एक चीज़ खुद ही मतलब क्योर करता हूँ अपनी, तो मैंने वीडियो बनाने में टाइम भी लग गया था मेरे को, दैट्स व्हाई वीडियो लेट हो गई, वरना मैं इसे 7 साढ़े 7 बजे के करीब ही शूट करने की सोच रहा था। तो स्टडी व्हाट कॉमर्स BCOC 136 इनकम टैक्स एंड लॉ प्रैक्टिस, ये LAW है, प्लीज इसे LAW पढ़ना आप लोग, ठीक है। 10 मोस्ट क्वेश्चन, लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रेजिडेंटल स्टेटस ऑफ एन इंडिविजुअल। एक इंडिविजुअल होता है, मतलब किसी इंसान को इंडिया में उसकी कमाई पर टैक्स देना है या नहीं देना, इस बात पर डिपेंड करता है कि वो इंडिया में कितने दिन रहा है। जो बेसिक टाइम पीरियड होता है वो होता है 182 डेज का। अगर आप इंडिया में 182 डेज से ज़्यादा रहे हो तो आपको टैक्स देना पड़ेगा अपनी कमाई पे। इसमें भी थोड़े अलग वो हो जाते हैं सिनेरियो, जैसे एक होता है रेसिडेंट, जो इंसान इंडिया में बेसिक कंडीशन पूरी करता है, जैसे साल में कम से कम 182 डेज इंडिया में रहना, वो उसको टैक्स देना पड़ेगा अपनी कमाई पे। फॉर एग्जांपल जैसे मोदी साहब हैं, पूरे साल इंडिया में रहते हैं, यहीं मीटिंग करते हैं और इंडिया के रेजिडेंट हैं, उन्हें अपनी पूरी कमाई पर इंडिया में ही टैक्स देना होगा। अब आपको जो रियलिटी है वो तो आपको पता ही है कि हमारे मोदी साहब तो विदेशी दौरों पर ज़्यादा रहते हैं, तो ये एग्जांपल आप रेलेवेंट मतलब
रेलेवेंट नहीं है। यहाँ पे मोदी साहब किसी का किसी और का नाम होना चाहिए था, बट मैंने इसलिए जाना कि आपको एग्जाम्पल रिलेट कर सको आप। मैंने इसलिए मतलब बहुत सारे एग्जाम्पल में बहुत फेमस फेमस नेम यूज करे हैं ताकि आप एग्जाम्पल को रिलेट कर सको अपने रियल लाइफ से, क्योंकि आप इन सभी को जानते हो, मोदी साहब को, प्रियंका चोपड़ा को आप 110% जानते ही हो, शाहरुख खान को। दैट्स वाई मैंने एग्जाम्पल में इनके नाम डाले हुए हैं ताकि आप इनमें रेलिवेंट करके कंसेप्ट को बहुत अच्छे से समझ सको। ठीक है, एक होता है अगला कॉन्सेप्ट है हमारा आर ओ एन। आर आर क्या होता है? रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। जो रेजिडेंट तो बन गया पर पिछले कुछ सालों से फॉरेन में था, फॉरेन में रह रहा था। फॉर एग्जाम्पल प्रियंका चोपड़ा यूएस में रहती है, पर मान लो इसी साल वो शूटिंग के चक्कर में इंडिया में 182 डेज से ज़्यादा रुक गई, लेकिन पिछले 10 साल से वो बाहर ही है, तो वो बन जाएगी रेनोर। रेनोर मतलब रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। उन्हें इंडिया वाली कमाई पर ही टैक्स देना होगा, बाहर की कमाई पर कुछ एग्जाम्पशन मिल जाएंगे उन्हें, क्योंकि वो 10 साल से बाहर रह रही थी। बस इसी ये टाइम पीरियड उन्होंने पूरा किया है अपना 182 डेज का इंडिया में। एक होता है नॉन रेजिडेंट, जो बेसिक कंडीशन पूरी नहीं करता और ज़्यादातर बाहर ही रहता है। फॉर एग्जाम्पल मान लो शाहरुख खान जो लंदन में घर है, मतलब पूरे साल में सिर्फ 20 से 30 दिन के लिए वो इंडिया आता है घूमने घामने अपने मुंबई में, वो है नॉन रेजिडेंट। वो सिर्फ अपनी इंडिया वाली कमाई पर ही टैक्स देगा, लंदन वाली कमाई पर वो कोई टैक्स नहीं देगा इंडिया में। अब टैक्स इंसिडेंट क्या होते हैं? जैसे मतलब किसी की कमाई पर टैक्स देना, जैसे रेजिडेंट को ग्लोबल इनकम पूरी दुनिया की कमाई पर टैक्स देना होता है, जबकि नॉन रेजिडेंट को सिर्फ इंडिया में कमाई गई या रिसीव की गई इनकम पर टैक्स देना होता है। उसे अपने बाहर की इनकम से कोई मतलब नहीं होता, मतलब इंडिया को, कि वो लंदन में अगर वो 1 करोड़ भी कमा रहा है तो उसका इंडिया से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि वो लंदन में कमा रहा है। वो अगर 20 से 30 दिन इंडिया में रहा है, उसने अपने 182 डेज का टाइम पीरियड पूरा नहीं करा, तो वो टैक्स नहीं देगा। इट्स कॉल्ड टैक्स इंसिडेंस। आई होप कि आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इससे रिलेटेड आपको कोई भी एग्जाम्पल, मतलब कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप उसे बना के आराम से विद एग्जाम्पल अच्छे से लिख देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इनकम फ्रॉम सैलरीज। जब कोई एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिश्ता होता है तो वहां से आने वाला पैसा सैलरी में आ जाता है। मतलब आप एक पहले समझो कि सैलरी क्या होती है। सैलरी हर एक वो चीज़ है जो आपको कैश में, कार्ड में या कैसे भी रिसीव हो रही है अपने काम के बदले, वो आपकी सैलरी है। आपको पता है कि इनकम एक एक्सचेंज प्रोसेस है। अगर आप किसी को सर्विस दोगे, आपको किसी को प्रोडक्ट दोगे, तो आपको बदले में क्या मिलेगी? इनकम मिलेगी। वो इनकम क्या होती है? आपकी सैलरी। अब वो कैश में हो, चेक में हो, कुछ भी हो, बट वो आपकी सैलरी में के अंदर ही काउंट होती है। अब इसमें भी कुछ कॉन्सेप्ट आते हैं, जैसे ग्रेच्युटी। ग्रेच्युटी होता है लंबे समय तक जॉब करने के बाद खुश होकर जो कंपनी आपको मोटा पैसा देती है रिटायर होने के टाइम पे, उसे ग्रेच्युटी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे अमित शाह ने मोदी साहब की कंपनी में 20 साल तक लगातार वफादारी से काम किया। जब उन्होंने जॉब छोड़ी तो मोदी साहब ने उन्हें खुश होकर 20 लाख रिवॉर्ड दिया। ये क्या है? मोदी साहब की तरफ से अमित शाह जी के लिए ग्रेच्युटी है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा लीव इनकैशमेंट। जो छुट्टियां मिल ली थी पर आपने ली नहीं, उन छुट्टियों के बदले पैसे लेना। ये भी आपके पास हाथ में होता है कि जैसे एक कंपनी आपको 4 दिन की छुट्टी दे रही है 1 महीने के अंदर, बट आपने छुट्टी नहीं ली, आपने काम करना प्रेफर करा, तो कंपनी से आप पैसा ले सकते हो। फॉर एग्जाम्पल शाहरुख खान को साल में 30 पेड लीव मिलती हैं, पर उन्होंने एक भी छुट्टी नहीं ली। यहाँ पे अक्षय कुमार का होना चाहिए था, क्योंकि वो छुट्टी नहीं लेते। चलो लेट्स कैरी ऑन। शाहरुख खान को 30 साल में 30 पेड लीव मिलती थी, पर उन्होंने एक भी छुट्टी नहीं ली, दिन रात शूट किया। बाद में उन्होंने उन छुट्टियों के बदले कंपनी से कैश ले लिया। ये होता है लीव इनकैशमेंट। अब अलाउंसेस। अलाउंसेस एक अलग चीज़ होती है, खर्चा पूरा करने के लिए सैलरी के साथ साथ मिलने वाली एक्स्ट्रा चीज़ें, जैसे घर के लिए HRA, हाउस रेंट अलाउंस, ट्रैवल के लिए TA। ये सब मिलता है गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को बहुत ज़्यादा। जैसे पैरा एसएफ में हो गए तो उन्हें, आपके लिए IPS हो गए, IPS में क्या मिलता है आपको? एक गाड़ी मिलती है, ड्राइवर मिलता है, घर मिलता है, 2 आर्टिफिशियल गनमैन मिलते हैं, प्रॉपर सिक्योरिटी मिलती है। ये सब क्या है? अलाउंसेस, जो आपको एक पोजीशन को अचीव पहुंचने के बाद ही मिलते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे सलमान खान को उनकी फिल्म प्रोडक्शन कंपनी सैलरी के अलावा हर महीने 50,000 अलग से दे रही है, ताकि वो मुंबई से अच्छे घर का किराया HRA दे सकें। ये होता है हाउस हाउस HRA। हाउस का जो हाउस HRA, यार बताओ, HRA की फुल फॉर्म भूल गया मैं। HRA फुल फॉर्म होती है आपकी हाउस रेंट अलाउंसेस, HRA पत्ता। अगला आपका एग्जीक्यूटिव पर्क्स। पर्क्स मिलते हैं, कैश ही कैश नहीं होता, बल्कि फैसिलिटीज होती है। जैसे आपको गाड़ी बताई मैंने, बंगला बताया, फ्री नौकर बताया, जो IPS, आप जो इंडियन पुलिस सर्विस से आप कमीशन करते हो, तो आपको वहाँ पे एक गाड़ी मिलती है, ड्राइवर मिलता है, आर्टिफिशियल गनमैन मिलते हैं, घर मिलता है, घर की देखभाल करने के लिए माली मिलता है, अच्छा खाना बनाने के लिए कुक मिलता है। ये सब ये हो जाता है पर्क्स। एग्जाम्पल जैसे मोदी साहब ने अमित शाह को कैश देने की जगह एक चमचमाती बुलेट प्रूफ गाड़ी दी, जो अभी उनके पास है, रेंज रोवर G6AL।
बुलेट प्रूफ, जिन्होंने जर्मनी से कस्टमाइज करवाई है, एक शानदार बंगलो रहने के लिए दिया। ये पर्क्स हैं, इनकी वैल्यू पर भी टैक्स लगता है मोस्ट ऑफ द टाइम। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। घर या बिल्डिंग से होने वाले किराए की कमाई को हम कहते हैं एचपी, IHP, इनकम हाउस प्रॉपर्टी। GAV, NAV, ग्रॉस एनुअल वैल्यू, NAV नेट एनुअल वैल्यू। GAV मतलब वो पोटेंशियल या एक्चुअल रेंट जो उस घर से साल भर में आ सकता है। जब उसमें से हम म्युनिसिपल टैक्स का जो नगर निगमों का टैक्स होता है उसे माइनस कर देते हैं तो वो बचता है NAV। NAV मतलब होता है नेट एनुअल वैल्यू। अब अगला कॉन्सेप्ट हमारा डिडक्शन है 24। अब ये होता है गवर्नमेंट नेट एनुअल वैल्यू में से दो तरह की छूट देती है। 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन देती है। अब बिना कोई बिल दिखाए मेंटेनेंस के नाम पर सीधे 30% माफ हो जाता है स्टैंडर्ड डिडक्शन के चलते। अब अगला होता है इंटरेस्ट ऑन होम लोन। अगर घर खरीदने के लिए लोन लिया था आपने तो उसके ब्याज इंटरेस्ट माइनस हो जाता है। ये जो आपको कोई चीज़ें देती है गवर्नमेंट NAV के तहत ही छूट देती है आपको। अब एग्जाम्पल से समझते हैं इसको अच्छा सा। सलमान खान ने एक बड़ा फार्म हाउस है सलमान खान का एक बड़ा फार्म हाउस है जो उन्होंने प्रियंका चोपड़ा को 10 लाख साल के किराए पर दे रखा है। अब जो GAV है, ग्रॉस एनुअल वैल्यू, हुआ 10 लाख। अब सलमान भाई ने 1 लाख म्यूनसिपल टैक्स दिया तो NAV बचा 9 लाख। अब जो सेक्शन 24 के तहत 9 लाख का 30% बना 2.7 लाख, वो सीधा सीधा माइनस हो जाएगा बिना किसी सवाल जवाब के। इट्स कॉल्ड डिडक्शन यूएस 24। ये सेक्शन 24 के अंदर आता है, सब सेक्शन 24 डिडक्शन। अब HRA का कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। हाउस रेंट अलाउंस उन्हें मिलता है जो रेंट पर रहते हैं। इसमें एक फॉर्मूला होता है जिससे ये पैसा चलता है कि सलमान खान को मिलने वाला HRA में से कितना पैसा टैक्स फ्री होगा और कितना पैसा कितने पर टैक्स लगेगा। अब इसका फंडा समझते हैं। कंपनी कंपनी जो होती है वो आपके रेंट में मदद करती है प्लस टैक्स बचाती है। मोदी जी वाला सीन था जैसे, उनकी सैलरी 1 लाख, उसमें HRA उनका 50,000 अलग से मिलेगा। अब मोदी जी ने क्या करा, रेंट दिया 60,000 रुपये। अब सरकार बोलती है कि चलो ठीक है ये 50,000 आपका HRA पे टैक्स मत दो क्योंकि आपने 60,000 तो ऑलरेडी आपने रेंट दे दिया है। तो क्या अब रिजल्ट क्या होगा कि मोदी जी के 50,000 रुपये बच जाएंगे। अब वहीं पर दूसरा सीन क्या बनता है, अमित शाह जी का। अमित शाह की मान लो सैलरी है 80,000 रुपये। अब उसमें उन्होंने HRA मिल रहा है उन्हें 40,000 रुपये। अब अमित शाह जी ने जो रेंट दिया 40 में से वो दिया 15,000 रुपये सिर्फ। अब 25,000 रुपये बच गया। तो सरकार बोलती है भाई तू 15 के ही तो रेंट दे रहा है तो 40 के कैसे माफ करूं तेरा, सिर्फ करूंगा 7,000, तो बाकी 33,000 रुपये तेरा टैक्स लगेगा। सबसे सिंपल रूल है इसका, जितना रेंट दोगे उतना HRA टैक्स फ्री। रेंट कम दिया तो HRA पे टैक्स का कोई फायदा नहीं है, आपका टैक्स देना पड़ेगा आपको। ये होता है आपका HRA। अब हम नेक्स्ट चलते हैं अपने क्वेश्चन फोर्थ की तरफ, कैपिटल गेन्स। अब किसी एसेट या प्रॉपर्टी जैसे जमीन, शेयर्स, सोना को बेचकर जो भी हमें मुनाफा होता है उसे हम कहते हैं गेन। और वो कैपिटल गेन हो जाता है क्योंकि ये सब हमारी प्रॉपर्टी है, जमीन शेयर वगैरह, इसे कहते हैं कैपिटल गेन। ये भी हमारा दो तरह का होता है, एक होता है STCG, एक होता है LTCG। STCG की फुल फॉर्म होती है आपकी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, LTCG की होती है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। STCG मतलब प्रॉपर्टी को थोड़े समय जैसे 1-2 साल के लिए रखकर बेच देना, इस पर टैक्स रेट अलग होता है। LTCC प्रॉपर्टी को लंबे समय तक आपने रखा एंड देन बेचा, इस पर टैक्स थोड़ा कम या अलग लगता है क्योंकि इसमें इन्फ्लेशन का बेनिफिट आपको इंडेक्सेशन मिलता है। दैट्स व्हाई LTCC ज़्यादा प्रेफर करते हैं लोग। एक एग्जांपल क्या है, शाहरुख खान ने एक ज़मीन खरीदी और सिर्फ 6 महीने में अमित शाह को बेचकर 5 लाख कमा लिए। ये है STCC क्योंकि उन्होंने सिर्फ 6 महीने की जो ज़मीन खरीदी थी एंड देन सेल कर दी। वहीं अगर शाहरुख खान उस ज़मीन को 5 साल बाद बेचते तो वो LTCC हो जाता। इसमें उन्हें अलग थोड़े बेनिफिट मिल जाते क्योंकि उन्होंने इन्फ्लेशन भी सहा है उसका। एग्जाम्पशन भी होती है इसकी, अगर आप कैपिटल गेन का पैसा बचाकर सिर्फ फिर से नया घर या सरकारी बॉन्ड्स खरीद लेते हो तो US अंडर सेक्शन 454 तो टैक्स माफ हो जाता है आपका। ये आपको एग्जाम्पशन मिलती है यहाँ पे। अब एक होता है कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम। अगर टैक्स रिटर्न भरने की डेट तक आपने अगर नहीं खरीद पाए तो वो मुनाफा आप इस सरकारी बैंक अकाउंट में जमा कर सकते हो ताकि तब आपका टैक्स ना लगे जब तक आप नया घर ना खरीद लो। ये एक अकाउंट बनता है जिसमें आपको अपने अकाउंट्स की प्रॉपर डिटेल देनी पड़ती हैं और ये आपका उसी बैंक में अकाउंट खुलता है जो गवर्नमेंट की तरफ दिया होता है इस पर्टिकुलर स्कीम के लिए। उसमें क्या होता है कि आप अपना जितना भी पैसा है जो आपको अभी नहीं खरीदना तो आप उसमें सेव कर सकते हो, तो आपको उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। आप जब भी आपका मीजान बने आप खरीद सकते हो घर। क्वेश्चन 5 है आपका क्लबिंग ऑफ इनकम। क्लबिंग ऑफ इनकम क्या होती है, जब कोई इंसान स्मार्ट बनने के लिए अपनी कमाई किसी और के नाम पर ट्रांसफर करता है ताकि उसको टैक्स ना देना पड़े, पर सरकार उस कमाई को घुमा फिरा कर आपकी ही कमाई में जोड़ देती है और टैक्स वसूल कर लेती है, उसे कहते हैं क्लबिंग ऑफ इनकम। अब इसका
कट टू कट मतलब समझो, आपने टैक्स स्लैब को कम करने के लिए प्रॉपर्टी या इनकम बीवी या बच्चों के नाम कर दी किसी सॉलिड के बदले, कंसिडरेशन किया किसी भी चीज़ के बदले, तो आप सोच रहे हो कि अब आपकी इनकम पे टैक्स नहीं लगेगा, क्योंकि एक चीज़ होती है कि जो भी आपका 18 साल से कम किसी चीज़ पे कमा रहे हो, तो आपकी जो इनकम होती है वो आपकी फैमिली के ही, आपके फैमिली में जो बड़ा है उसी की इनकम में जोड़कर आपका टैक्स हो जाता है। जैसे वैभव सूर्यवंशी है, वैभव सूर्यवंशी का क्या एज है उसकी एज है 14 या 15 साल। अब वो कमा रहा है, करोड़ों कमा रहा है वो अपने आईपीएल से, प्रमोशन से वगैरह से। अब आपको क्या लग रहा है कि वो टैक्स, मतलब वो टैक्स नहीं दे रहा उसकी, अगर आपको लग रहा है कि 18 साल से कम है क्या वो टैक्स नहीं दे रहा, ऐसा नहीं है, क्योंकि उसकी इनकम जो है वो उसकी फैमिली की इनकम में क्लब हो जाएगी। बट अब यहाँ पे वैभव सूर्यवंशी क्या कर रहा है, वो अपनी स्किल से, अपने टैलेंट से पैसा कमा रहा है, वो अपने किसी मतलब खैरात में नहीं कमा रहा, तो उस वजह से उसको अलग से टैक्स देना पड़ेगा और उससे थोड़े बहुत बेनिफिट मिल जाएंगे जो उसके जो होता है वो। जैसे मोदी साहब बहुत अमीर है, उनका 30% टैक्स लगता है, उन्होंने बिना कोई पैसा लिए अपनी एक दुकान से आने वाला किराया प्रियंका चोपड़ा के नाम कर दिया। सोचा उनका टैक्स स्लैब कम हो तो टैक्स बच जाएगा, क्योंकि टैक्स स्लैब में भी 4-5 वो होती हैं कि आपका 0 से 4 लाख रुपए कमा रहे हो पर ईयर, तो आपको 0% टैक्स देना पड़ेगा। वहीं आप 4 लाख से लेके 8 लाख कमा रहे हो तो आपको 5% टैक्स देना पड़ेगा। ऐसे आपका पूरा स्लैब होता है, जो अभी फरवरी में जो बजट लॉन्च हुआ था तब आया था। तो मैं क्या करूँगा, इसकी जो आपका ये नया वाला टैक्स स्लैब है, न्यू टैक्स स्लैब, मैं आपकी क्या करूँगा, इसकी एक आपको फ़ोटोग्राफ मैं आपको ग्रुप में अपलोड कर दूँगा, और ग्रुप में एक छोटा-सा, मतलब आप खुद समझ लेना कि आपको टैक्स किस बेस पे देना पड़ता है। क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है, आपका इनकम टैक्स का एग्ज़ाम है तो आपको टैक्स स्लैब पता होना चाहिए, जो 2000 फ़रवरी 2026 में जो बजट आता है, हर साल ये चेंज होता रहता है। पहले क्या था कि 0 से लेके 5 लाख पर 0% टैक्स था, फिर ये 0 से 2 हो गया, और अब 2026 में 0 से 4 लाख पे 0% टैक्स हो गया। तो दैट्स व्हाई आपको पता होना चाहिए कि स्लैब क्या है। अब क्या करा उन्होंने, प्रियंका चोपड़ा के नाम कर दिया, सोचा कि उनका टैक्स स्लैब कम हो जाएगा और टैक्स बच जाएगा। अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने बोला कि चल चालाक ब्रो, दुकान आपकी है तो ये किराया प्रियंका जी का नहीं, आप ही की इनकम में क्लब होगा, ऐड होगा, तो आपको जो है टैक्स देना पड़ेगा इस पे भी। अब इसमें एग्जाम्पल्स मिलती हैं, जैसे मैंने आपको वैभव सूर्यवंशी वाले केस में बताया कि अगर आपकी बीवी को उनके किसी स्किल, टैलेंट या जेन्युइन बिजनेस के बदले पैसा दिया गया हो, तो वो क्लब नहीं होता। जैसे प्रियंका चोपड़ा ने अगर सच में मोदी साहब की कंपनी में एक्टिंग की और उन्हें सैलरी मिली, तो उस पर प्रियंका जी टैक्स देंगी, क्लबिंग नहीं होगी उसमें। ऐसे मैंने बताया कि अगर आपको फादर, जैसे वैभव सूर्यवंशी के जो फादर हैं, तो उनकी जो इनकम है वो इनकम कम है, वैभव की जो इनकम है वो करोड़ों में, तो इसमें क्लब नहीं होगी, क्योंकि वो जो वैभव का पैसा है वो अपने जेन्युइन टैलेंट की बदौलत कमाया गया है, क्योंकि उसकी आज के टाइम पे ब्रांड वैल्यू है 10 करोड़ समथिंग है शायद। तो दैट्स ऑल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 6, एग्रीकल्चर एंड पार्टली एग्रीकल्चर इनकम। जैसे आपको पता है कि इंडिया में खेती बाड़ी एग्रीकल्चर से होने वाली कमाई पर डायरेक्ट टैक्स नहीं लगता, पर इसमें कुछ ट्विस्ट होते हैं। जैसे इसका मतलब है कि अगर आपकी ज़मीन इंडिया में है और आप उस पर खेती, कल्टीवेशन, टिलिंग, सोइंग कुछ भी कर रहे हो, तो उससे होने वाली कमाई एग्रीकल्चर इनकम होती है। अब इसकी टैक्स फ्री ट्रीटमेंट क्या है, ये पूरे तरीके से एग्जेम्प्ट है, मतलब टैक्स फ्री होती है अंडर सेक्शन 10 के। लेकिन अगर आपकी नॉन एग्रीकल्चर इनकम भी है तो टैक्स रेट कैलकुलेट करते वक्त इससे थोड़ा कंसिडर किया जाता है पार्शियल इंटीग्रेशन के तहत। पार्टली एग्रीकल्चर इनकम क्या होती है, कुछ बिजनेस ऐसे होते हैं जहाँ खेती भी होती है और उसको फैक्ट्री में प्रोसेस भी किया जाता है, जैसे चाय होगी, कॉफ़ी होगी और रबड़ होगी। इसमें सरकार ने फिक्स रेशो बनाए हैं कि इतना परसेंट कहती है कि माना जाएगा टैक्स फ्री, और कितना परसेंट बिजनेस का टैक्सेबल होगा। ये होती है आपकी पार्टली एग्रीकल्चर इनकम। अगर आपकी अगर आपने एक खेत है, आपने वहाँ पे धान बोए, धान आपने आपने धान बोए, उससे चावल आए, आपने चावल किसी अच्छे से मार्केट में बेच दिए, तो उस पे आपको ज़ीरो टैक्स देना पड़ेगा, क्योंकि ये आपकी प्रॉपर एग्रीकल्चर इनकम है, जो आपकी प्रॉपर 0% टैक्स है, मतलब एग्रीकल्चर पे आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ता अगर आपने खुद वो कमाई है तो। बस आपको नॉन एग्रीकल्चर इनकम पर टैक्स देना पड़ता है। ठीक है? एक एग्ज़ाम्पल से समझ लेते हैं इसे। जैसे मोदी साहब का असम में बड़ा चाय, जैसे वो कहते हैं कि मैं चाय बेचता था मोदी साहब, तो मान लो कि मोदी साहब का असम में बड़ा चाय का बाग है, टी स्टेट भी है। अब वो वहाँ चाय उगाते भी हैं और वहीं फैक्ट्री में प्रोसेस करके पैक भी करते हैं और बेचते भी हैं वहीं ठेले लगा के। अब रूल के मुताबिक क्या है कि इस कमाई का 60% जो है एग्रीकल्चर इनकम है वो टैक्स फ्री माना जाएगा, क्योंकि उन्होंने वो खुद अपने बागान में उगाई है। बट जो 40% है बिजनेस इनकम, जो उन्होंने उगाने के बाद फैक्ट्री में प्रोसेस की है और सेल की है मार्केट में, उस पे 40% बिजनेस इनकम पे जिसपे मोदी साहब को टैक्स देना ही पड़ेगा। ये होती है आपकी
पार्शियल एग्रीकल्चर इनकम। अब वहीं अगर सलमान खान सिर्फ अपनी जमीन पर नॉर्मल गेहूं चावल उगाकर मार्केट में बेचता है तो उसकी पूरी कमाई 100% टैक्स फ्री है, जैसा मैंने आपको ऊपर बताया। इट्स कॉल्ड एग्रीकल्चरल इनकम एंड पार्टली एग्रीकल्चर इनकम। विद एग्जांपल हम समझ लीजिए। नेक्स्ट है आपका प्रीवियस ईयर एंड असेसमेंट ईयर। अब ये इनकम टैक्स के दो सबसे बेसिक और जरूरी साल होते हैं जो बहुत ही ज़्यादा दिमाग में रखे जाते हैं। दिमाग में इसलिए रखे जाते हैं क्योंकि इन्हीं के बेसिस पे आपके पूरा टैक्स कैलकुलेट होता है, इन्हीं के बेसिस पे आपके अलाउंसेस वर्क स्ट्रक्चर पूरा हर एक चीज़ मेंटेन होती है। ये इनकम टैक्स के दो सबसे ज़रूरी साल होते हैं, एक आपका प्रीवियस ईयर और एक आपका असेसमेंट ईयर। करंट ईयर भी होता है पर करंट ईयर असेसमेंट में ही इंक्लूड होता है तो ज़्यादा उसकी कोई वो नहीं है। तो डिफरेंस समझते हैं एक बार इसका। प्रीवियस ईयर क्या होता है, जिस साल में आप पैसा कमाते हो, फाइनेंशियल ईयर। असेसमेंट ईयर प्रीवियस के अगला साल, करंट साल, मतलब इस साल में उस कमाए हुए पैसे पर टैक्स कैलकुलेट पे किया जाता है। इट्स कॉल्ड असेसमेंट ईयर। फॉर एग्जाम्पल, शाहरुख खान ने 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2026 के बीच में फिल्मों से 100 करोड़ रुपए कमाए, तो यह साल 2025 से 26 उनका प्रीवियस ईयर हुआ। अब इस पैसे पर वो टैक्स कब भरेंगे, अगले साल, यानी 1 अप्रैल 2026 से लेके 31 मार्च 2027 के बीच यह साल उनका असेसमेंट ईयर कहलाएगा, जिसमें उन्हें अपना टैक्स भरना पड़ेगा। 1 अप्रैल 2025 से लेके 31 मार्च 2025 का उन्होंने जो 100 करोड़ रुपए कमाया, उस पर उन्हें टैक्स देना पड़ेगा, जो भी उनका कैलकुलेट करेगा। टैक्स कौन देगा, उनका सीए, जो भी उन्होंने अपना सीए हायर किया होगा वो टैक्स भरेगा। इसकी कोई मतलब ऐसी डेट नहीं होती, पर उन्हें इस 31 मार्च 2027 से पहले टैक्स भरना ही पड़ेगा 100 करोड़ कमाए हुए पैसे, क्योंकि ये उन्होंने कमाया था अपने प्रीवियस ईयर में। बट इसका टैक्स वो भरेंगे अपने असेसमेंट ईयर में, जो उनका करंट ईयर चल रहा है। अब इसका रूल क्या होता है, रूल यहाँ की रूल यही है कि कमाओ इस साल और टैक्स दो अगले साल, सिंपल। अब इसमें कुछ एग्जाम्पशन भी होते हैं, जैसे कुछ केस में सरकार अगले साल का इंतजार नहीं करती, बोलती है कि अभी कमाओ और अभी टैक्स दो। पीवाई मतलब प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर दोनों सेम हो जाते हैं। बहुत कम केस में होता है ये, बट होता है। अब एक होता है शिपिंग बिजनेस ऑफ नॉन रेजिडेंट। मान लो कोई विदेशी जहाज इंडिया आया और माल लेके जा रहा है, तो उसे पोर्ट छोड़ने से पहले टैक्स देना होगा। ये होता है आपका अभी कमाओ अभी टैक्स दो। पर्सन लिविंग इंडिया, अगर प्रियंका चोपड़ा हमेशा के लिए इंडिया छोड़कर यूएस शिफ्ट हो जाती है निक जोनस के पास, तो सरकार उन्हें इसी साल टैक्स वसूल करेगी। तुम क्योंकि साल जा रहे हो क्या पता नहीं हो। अगर आपको ये पता हो तो अगर आप इंडिया से यूएस चले जाते हो तो इंडिया की जो मतलब पुलिस वगैरह है, ये आपको कुछ नहीं कर सकती। जैसे आपने पता होगा विजय माल्या ने जो बहुत कई करोड़ का किंगफिशर में घपला किया था, तो उसने क्या किया था, वो निकल गया था। क्योंकि बहुत सारे ये क्या करते हैं बैंक वगैरह कि जितने भी मैनेजर होते हैं फ्रॉड वगैरह करके दूसरे देश में निकल जाते हैं, बिकॉज क्योंकि आप एक बार अगर देश अपना ये कंट्री छोड़ देते हो तो दूसरी वाली कंट्री आपको कुछ नहीं कर सकती। बहुत रेयर केस में, रेयर ऑफ द रेयर केस में ही आपको वहां से मतलब वहां की पुलिस भी आपसे पूछताछ करती है, वरना आप जैसे आपको पता होगा कोल्ड लिवर हो गया, कनाडा में बैठा है। बहुत सारे ये कनाडा में से इसलिए ऑपरेट कर रहे हैं क्योंकि इंडिया की पुलिस कनाडा में जा नहीं सकती, मतलब कुछ ऐसा हार्श एक्शन नहीं ले सकती, सिर्फ मतलब या तो कनाडा की पुलिस से कांटेक्ट कर सकती हैं, बट वो भी मतलब ज़्यादा वो नहीं करते। एक होता है आपका डिसकंटिन्यू बिजनेस। अगर अमित शाह ने अपना कोई बिजनेस इस साल बेचा है, बीच में ही परमानेंटली बंद कर दिया, तो बचे हुए महीनों का टैक्स तुरंत देना पड़ेगा उसे। इट्स कॉल्ड डिसकंटिन्यू बिजनेस, कि आप बीच में ही काम बंद कर रहे हो तो आपको जो पिछले महीने में आपने काम किया उसका टैक्स आपको तुरंत देना पड़ेगा, तुरंत ऑन द स्पॉट। क्वेश्चन एक आता है आपका, प्रॉफिट गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, पीजीबीसी कहते हैं इसे। प्रॉफिट गेन बिजनेस प्रोफेशन, सॉरी। जब आप कोई बिजनेस चलाते हो या अपनी स्किल से प्रैक्टिस करते हो, जैसे डॉक्टर लॉयर एक्टर, तो उसकी कमाई इस हेड में आती है, किसमें, पीजीबीसी। अब अलग अलग एक्सपेंस क्या होते हैं इसके, वो खर्चा जो बिजनेस को चलाने और मुनाफे कमाने के लिए जरूरी है, ये आपकी इनकम में से माइनस करने दिए जाते हैं। टैक्स कम लगता है इसमें। फॉर एग्जाम्पल, शाहरुख खान का प्रोडक्शन हाउस है, उन्होंने फिल्म बनाने के लिए कैमरा रेंट पर लिया, एक्टर्स को पेमेंट की और ऑफिस का बिजली का बिल भरा। ये सब अलाउंस एक्सपेंसेस हैं, इनको माइनस करने के बाद जो मुनाफा होगा उस पर टैक्स लगेगा। इन पर टैक्स नहीं लगेगा, जो इतनी भी ये चीजें थी इन रखने के बाद उस पर टैक्स लगेगा, तो फाइनल अमाउंट आएगा। एक होता है डिसअलाउएबल एक्सपेंसेस, वो खर्चा जो पर्सनल है या जिन पे टैक्स का रूल तोड़ दिया गया हो, इन्हें माइनस करने की इजाजत नहीं मिलती। फॉर एग्जाम्पल, शाहरुख खान ने अपनी पर्सनल कार में पेट्रोल डलवाया या मोदी साहब को एक पर्सनल लग्जरी गिफ्ट दिया और उसे बिजनेस को खर्चा दिखा दिया, उसे बिजनेस का खर्चा दिखा दिया, तो इनकम टैक्स ऑफिसर बोलेगा ये नहीं चलेगा, ये डिसअलाउएबल है। या फिर उन्होंने बिना टीडीएस काटे किसी को बड़ा पेमेंट कैश में कर दिया 10,000 से ऊपर,
तो वो भी डिसअलाउ हो जाएगा। बट अगर 10,000 से कम है तो वो डिसअलाउ में नहीं काउंट होगा, वो काउंट होगा अलाउएबल एक्सपेंस में। ये चीज़ आप याद रखना, इसमें भी आप बहुत सारी लाइन लिख सकते हो बना बना के। अब रिडक्शन क्या होता है बिजनेस में? नए एसेट खरीदना, रिसर्च साइंटिस्ट साइंटिफिक रिसर्च में खत्म पैसा खर्च करना, अंडर सेक्शन 35 में इन्वेस्ट करना, पर अलग अलग से डिडक्शन मिलते हैं, इसे कहते हैं डिडक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 9, इनकम टैक्स रिटर्न। सरकार को अपनी कमाई और टैक्स का पूरा हिसाब किताब देने का तरीका होता है इनकम टैक्स रिटर्न। ई फाइलिंग का प्रोसीजर क्या होता है? इसको एक सीए फाइल करता है, बात याद रखना आप। अब तो सब ऑनलाइन होता है, खैर आपको इनकम टैक्स के पोर्टल पर जाना है, सही फॉर्म ITR 1 से ITR 7 सेलेक्ट करना है और इनकम और डिडक्शन फिल फॉर्म करना है और डिजिटल सिग्नेचर या आधार OTP से ई वेरिफिकेशन करना है कंप्लीट। एंड आप अपनी जितना भी इनकम टैक्स है वो फिल कर सकते हो। इसके एडवांटेज क्या होती हैं? इजी लोन अप्रूवल मिल जाता है। अगर सलमान खान को बैंक से नया फार्म हाउस लेने के लिए 50 करोड़ का लोन चाहिए तो बैंक सबसे पहले उस पर 3 साल की IT उससे 3 साल की ITR मांगेगा एंड देन तुरंत उसको 50 करोड़ रुपये दे देगा। इसका वीजा प्रोसेसिंग क्या होती है? विदेश घूमने के लिए वीजा चाहिए हो तो ITR प्रूफ की तरह काम आता है कि आप वैलिड सिटीजन हो। क्लेमिंग फंड भी है ये। अगर आपका TDS ज़्यादा कट गया तो ITR फाइल करके कि वो पैसा बैंक में वापस रिफंड आ जाएगा। डिले इन फाइलिंग रिटर्न। अगर प्रियंका चोपड़ा ने ITR की ड्यू डेट जैसे 31 जुलाई तक रिटर्न नहीं भरा तो सेक्शन 2234F के तहत लेट फी फाइन भरना पड़ेगा और उनके बचे हुए लॉस अगले साल फॉरवर्ड नहीं हो पाएंगे, उन्हें उसी साल वो क्लियर करने पड़ेंगे अंडर सेक्शन 234। क्वेश्चन नंबर 10, चैप्टर 68 डिडक्शन। इसमें कुछ सेक्शन है जो हमको पढ़ने दो, क्वेश्चन मतलब एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। वो क्या है? आपकी जो ग्रॉस टोटल वैल्यू इनकम है, सॉरी, आपकी जो ग्रॉस टोटल इनकम है निकालने के बाद सरकार आपको टैक्स बचाने के एक आखिरी मौका देती है, वो इन्वेस्टमेंट के जरिए। जैसे सेक्शन 80C सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट, इसमें आप PPF, LIC प्रीमियम, बच्चे की ट्यूशन फी या ELSS म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करके मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए तक की छूट ले सकते हो। इमेज में लिखा है कि इसका शॉर्ट नोट आने का सबसे हाई चांस है। एग्जाम्पल, जैसे अमित शाह की टोटल कमाई कितनी है? 10 लाख हुई। उन्होंने 1.5 लाख रुपए LIC और PPF में इन्वेस्ट किए। अब सेक्शन 80C के तहत उन्होंने 1.5 लाख की रिडक्शन मिलेगी और उन्हें सिर्फ 8 साढ़े 8 लाख रुपए पर ही टैक्स कैलकुलेट करना पड़ेगा, 10 लाख पर नहीं। इसी को कहते हैं सेक्शन 80C सेविंग इन्वेस्टमेंट की राहत। सेक्शन 80D क्या होता है? एक C होता है, एक D होता है। हाँ, इसमें क्या मिलता है कि मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम मिलता है, जैसे हेल्थ इंश्योरेंस होता है ना, मिलने वाली छूट। जैसे सलमान खान ने अपने लिए और मोदी साहब सीनियर सिटीजन के लिए हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया, आपने लिए उन्हें उन्हें 25,000 और पेरेंट्स सीनियर सिटीजन के लिए एक्स्ट्रा 50,000 तक की डिडक्शन USDT के लिए दी जाएगी। इससे उनका टैक्स और कम हो जाएगा। जैसे 10 लाख रुपए की कमाई है तो 50,000 ये 50,000 वो 25 ये 75,000 कटने के बाद जो एक फाइनल अमाउंट आएगा 9,25,000 रुपये, उन पर उनको इसी पर टैक्स देना पड़ेगा, 10 लाख पर नहीं देना पड़ेगा। इसको कहते हैं सेक्शन 80D के तहत। अब जो मैंने आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट तैयार किए थे, मैंने आपको 5 शॉर्ट नोट दिए हैं कि आपको इन 5 में से कोई ना एक 110% आ ही जाएगा आपके एग्जाम में। ठीक है, पहला है आपका कैजुअल इनकम। ये वो कमाई होती है जो बिना किसी फिक्स सोर्स या उम्मीद के अचानक और किस्मत के भरोसे हो जाती है, जैसे लॉटरी लगना, KBC, हॉर्स रेस या बेटिंग। इसमें कोई बिजनेस या नौकरी नहीं करनी पड़ती, इसे कहते हैं हम कैजुअल इनकम। जैसे फॉर एग्जांपल सलमान खान ने एक दिन बोर होके लॉटरी की टिकट खरीद ली, फिर मोदी साहब के साथ बैठकर गोवा में कसिनो में किस्मत आजमाई, वहां सलमान भाई के अचानक 10 लाख रुपए की जीत गई, तो ये होती है उनकी कैजुअल इनकम। अब इसमें टैक्स रूल क्या है? इस कमाई पर सरकार को कोई छूट रिडक्शन नहीं देनी और ना ही इसमें से कोई खर्चा माइनस करना है, सीधे 30% फ्लैट टैक्स प्लस CSS कट जाता है। मतलब अगर सलमान खान ने 10 लाख जीते हैं तो 3 लाख तो टैक्स डिपार्टमेंट वहीं पर TDS काट के रख लेगा। अब देखो, आप खुद देखो ये चीज की, लॉटरी खरीदी किसने? सलमान खान ने। लॉटरी अलॉट मतलब लॉटरी अलॉट करी कसीनो वालों ने, खरीदी सलमान खान ने, कमाए 10 लाख और चुपचाप उसमें से ले गए 3 लाख कौन? गवर्नमेंट। फिर गवर्नमेंट इस पैसे को क्या करती है? फ्रीबीज के नाम पर वोट खरीदती है इस पैसे से, कुछ नहीं करती। आपने अपने यहाँ की एजुकेशन, आप जैसे एजुकेशन सिस्टम पे देख रहे हो अभी, एक बार हम ऑफ द टॉपिक बात करेंगे थोड़ी सी, जैसे आपको पता है कि आपका 22 तारीख को नीट का एग्जाम है, री नीट। तो आप खुद देखो कि इससे पहले जैसे मतलब जो नीट का एग्जाम लीक हुआ था,
इसमें अभी मैं रिपोर्ट पढ़ रहा था, एक ही रिपोर्ट है। उसमें क्या था कि 28 बच्चे हैं जिन्होंने फांसी खाई है। फांसी इन द सेंस कि जो मतलब जैसे जिन्होंने जिनका जो एग्जाम नीट वाला हुआ था, वो उनका एग्जाम बहुत अच्छा गया था, तो वो बहुत कॉन्फिडेंट थे कि इस बार उनका सिलेक्शन हो ही जाएगा, तो बहुत टाइम से मेहनत कर रहे थे। बट एग्जाम लीक होने के बाद उनका मोरल पूरा डाउन हो गया। एंड आप भी ये चीज़ समझते हो कि जैसा आपका माइंडसेट एक दिन है वो सेम दिन नहीं रहता। अगर हो सकता है कि आज 20 तारीख है और आज मेरा दिमाग बहुत अच्छा है और मेरा आज एग्जाम है और मेरा एग्जाम बहुत अच्छा रहे, और एग्जाम फिर लीक हो जाता है, तो इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि री एग्ज़ाम जब होगा 20 जुलाई को, 1 महीने बाद, तो मेरा दिमाग सेम फॉर्म में होगा, सेम स्ट्रक्चर में, सेम कॉन्फिडेंट होगा या नहीं होगा। क्योंकि मेरे को एक हल्का सा डर रहेगा, यार पिछली बार तो हो गया था, इस बार होगा या नहीं होगा। तो उसी चलते 28 बच्चों ने आत्महत्या की है, तो इसका ज़िम्मेदार कौन है? इसका ज़िम्मेदार सिर्फ़ और सिर्फ़ हमारा सिस्टम है, जो पूरी तरह से करप्ट हो चुका है। इसकी ज़िम्मेदारी अगर कोई नहीं लेगा, तो आई डोंट थिंक कि इतनी जल्दी इस सिस्टम से बाहर निकला जा सकता है। क्योंकि आप खुद देखो, नीट नहीं, नीट, आप खुद देखो, नीट एक ऐसा एग्जाम है जिससे बड़े बड़े डॉक्टर, बड़े बड़े, बहुत बड़े डॉक्टर बनते हैं, जो आगे चल के देश के भविष्य का निर्माण करते हैं एक तरह से। अगर वही एग्जाम लीक हो जा रहा है, 20-20 लाख, 30-30 लाख में पेपर बिक जा रहा है, तो आप खुद सोचो 2024 वाला जो पेपर लीक हुआ था, वो भी तो लीक हुआ था, बट वो कैंसिल नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि उसकी इतनी हवा नहीं बनी। बट ये एग्जाम की इतनी हवा बन गई, टेलीग्राम पे बाहर आ गए क्वेश्चन। इस बार तो टेलीग्राम भी बंद कर दिया है। तो आप ये तो वो ऐसी वाली बात हुई ना कि आपने क्राइम रोकने के लिए नाइफ बैन कर दिया, कि भाई चाकू आज से मार्केट में बंद, अब क्राइम रुक जाएंगे। बट क्राइम तो गन से भी हो सकता है ना, क्राइम तो हाथों से भी हो सकता है, गला दबा के भी हो सकता है। टेलीग्राम एक ओनली सोर्स नहीं है। आपने टेलीग्राम बैन करा, आपका इनिशिएटिव बहुत अच्छा है कि टेलीग्राम पे पकड़ना बहुत मुश्किल है, ये वो है जो आपने भी दर्ज दिया। मैं उनकी भी रिपोर्ट पढ़ रहा था, अभी दिल्ली हाई कोर्ट ने इस पे सुनवाई की, उन्होंने बोला है कि टेलीग्राम बंद ही रहेगा, वो ऑन नहीं कर सकते, उन्हें ऑन नहीं होगा। क्योंकि टेलीग्राम के जो सीईओ हैं, उन्होंने ये चीज़ कही थी कि आप कुछ इंसान की वजह से आप पूरे के पूरे हुजूम को क्यों टारगेट कर रहे हो, उनको क्यों दोषी कर रहे हो। तो इसमें उन्होंने कहा था दिल्ली हाई कोर्ट ने कि टेलीग्राम सच में ऐसी बैड एक्टिविटीज में सबसे टॉप पे पाया जाता है, क्योंकि उसमें किसी का भी, आप थोड़े से पैसे देकर किसी कुछ भी डाटा, आप बिल्कुल, आपको पता है कि आप $8 देके, मतलब ₹800 देके अपनी पूरी आइडेंटिटी इनक्रिप्ट करवा सकते हो, कोई आपकी आइडेंटिटी नहीं निकाल सकता। वो साइबर डिपार्टमेंट हो, साइबर क्राइम हो, कोई भी नहीं निकाल सकता। तो इसलिए टेलीग्राम को बंद करना एक अच्छा इनिशिएटिव है, पर इसका सॉल्यूशन नहीं है। अगर आप बोलोगे सॉल्यूशन क्या है, तो सॉल्यूशन 1, 2, 3 दिन में नहीं निकलता है। इसके लिए पूरी की पूरा, बिकॉज़ पूरा सिस्टम एक तरह से बेस्ट हो चुका है। अब आपको, मेरे को नहीं पता कि आप इस चीज़ को कैसे परसीव कर रहे हो, कैसे समझ रहे हो, कैसे नहीं समझ रहे। रेलेवेंट लग रहा है, आपने स्किप कर दिया ये वाला पार्ट या नहीं करा, बट मेरे को एक था कि हाँ, आपसे इस बारे में बात हो। क्योंकि आप खुद सोचो, जिस दौर में 22 लाख नीट का बच्चा तड़प रहा हो किसी चीज़ से, उस देश का प्रधानमंत्री दूसरे देश की महिला प्रधानमंत्री को मेलोडी ट्रॉफी दे रहा है और उसकी पोस्ट वगैरह डाल रहा है। आपने खुद देखा होगा कि माननीय नरेंद्र मोदी जी ने नीट पेपर लीक पर एक शब्द नहीं कहा। जिसे कहते हैं ना, एक शब्द कहना, एक हल्का सा संवेदना जताना या कुछ भी कहना, उन्होंने एक शब्द नहीं कहा। राघव चड्ढा जी, आपने तो इनको प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंस्टाग्राम कहता हूँ मैं तो इन्हें। आपने राघव चड्ढा जी का ट्वीट देखा होगा, उन्होंने एक ट्वीट नहीं करा, एक भी ट्वीट जो होता है वो उन्होंने नहीं करा। किसके लिए? नीट के लिए। और ये आईपीएल क्या बताते थे? इंडियन पेपर लीग बताते थे आईपीएल को, जैसे संसद में जब ये आम आदमी पार्टी के लिए काम कर रहे थे। बट यहाँ पे आने के बाद, बीजेपी में आने के बाद, इन्होंने नीट पेपर लीक पर एक भी ट्वीट नहीं करा। और जैसे ही प्रधानमंत्री जी के कार्यकाल को सबसे लंबा समय हुआ, तुरंत पूजा करने आ गई। और पूजा भी मैं ये सोचता हूँ कि कार्यकाल पूरा होने के बाद पूजा होना, पूजा तो पहले होती है ना, कि कार्यकाल पूरा होने से पहले पूजा हो। बट हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री जी का कार्यकाल सबसे, जैसे नेहरू से कंपेयर कर रहे थे कि नेहरू वर्सेस पीएम। आप ये चीज बताओ मेरे को, एक छोटी सी चीज, मैं इसके बाद हम अपना स्टार्ट करते हैं ग्रॉस टोटल इनकम से, कि किसी की जो अचीवमेंट है वो उसके, उसका टाइम थोड़ी डिसाइड करेगा कि नरेंद्र मोदी जी इतने टाइम के लिए हैं और नेहरू जी इतने टाइम के लिए हैं। उसमें उन्होंने क्या काम करे हैं, ये भी चीज तो देखी जाएगी। कि मान लो अगर एक बंदा है, वो ड्यूटी कर, मतलब वो कोई जॉब करता है 1 महीने के लिए, ठीक है, वो 1 महीने में क्या करता है, अपना बेस्ट देता है, और वो 1000, 10,000 रुपये, 10 का सामान सेल कर देता है। बट वहीं दूसरा बंदा क्या करता है, वो 2 महीने की जॉब करता है, बट वो सामान सेल कर पाता है 8,000 रुपये का।
तो आप सीधे-सीधे मैथ से मुझे ये बताओ कि इनमें से कौन ज़्यादा महान है? 1 महीने में 10,000 रुपए का सामान सेल करने वाला या 2 महीने में 8,000 रुपए का सामान सेल करने वाला? आप तो ये कह रहे हो कि इसने 2 महीने तो काम किया है तो ये ज़्यादा है। ऐसे आप कह रहे हो कि मोदी जी का कार्यकाल 12 साल 14 साल से मतलब नेहरू जी से बड़ा चला गया तो वो महान है। ऐसे महानता तय नहीं होती। पैरामीटर अलग होते हैं, हर एक चीज़ के पैरामीटर अलग होते हैं कि अगर उनकी सक्सेस इस चीज़ से डिपेंड करती है कि एम्स के बाहर जो लंबी लाइन लग रही है आज से 10 साल से, वो कितनी कम हुई है। भारत में जो नकली अंडे पकड़े जा रहे हैं, फसाई उसमें क्या कर रहा है? ये चीज़ें डिसाइड करती हैं कि प्रधानमंत्री के मतलब कार्यकाल से आउटपुट क्या निकला है। बट ये पूरा ऑफ द टॉपिक है, इसमें तो हम तो क्या ही कर सकते हैं। तो लेट्स गेट बैक टू द टॉपिक, ग्रॉस टोटल इनकम। अब ये दोनों टर्म सुनने से ऐसा लगता है कि जैसे इनमें एक बड़ा फ़र्क है, बट ऐसा कुछ नहीं है। अब समझाता हूँ मैं आपको। जीटीआई क्या होता है? ग्रॉस टोटल इनकम। जब हम इनकम टैक्स की पहचान जब हम इनकम टैक्स के पहचान हेड सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, पीजीबीसी, कैपिटल गेन और अदर सोर्स की कमाई को आपस में जोड़ देते हैं और क्लबिंग में सेट ऑफ के रूल्स लगा देते हैं, तो जो मोटा अमाउंट निकलता है एंड में, उसी को जीटीआई कहते हैं। इसमें से अभी कोई डिडक्शन माइनस नहीं हुई होती। इसे कहते हैं ग्रॉस टोटल इनकम। अब जो होती है टोटल इनकम, जैसे टीआईओ, टैक्सेबल इनकम, जिस पर टैक्स लगता है। अब जब हम जीटीआई में से सरकार के दिए हुए सारे इन्वेस्टमेंट डिस्काउंट यानी चैप्टर 6A के डिडक्शन 80C और 80U को माइनस कर देते हैं, जो बचती है वो होती है टोटल इनकम। टैक्स इसी आखिरी बचे हुए पैसे पर लगता है। जो आपका ये टोटल इनकम बची है ना, अब इसी पे आपका टैक्स लगता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे शाहरुख खान ने से मिल जैसे शाहरुख खान ने एक्स इंसान से मिलकर साल में टोटल 50 लाख रुपए कमाए, तो उनकी जीटीआई हुई 50 लाख। अब शाहरुख खान ने 1.5 लाख रुपए सेक्शन एसीसी के तहत में से और 50,000 सेक्शन एसीडी में इन्वेस्ट कर दिए, टोटल 2 लाख की छूट हो गई। तो जब हम 50 लाख की जीटीआई में से 2 लाख माइनस करेंगे, जो बचेगा 48 लाख रुपए। ये 48 लाख रुपए उनकी कमाई है टोटल इनकम, और इसी पे उनका टैक्स लगेगा, जो भी वट एवर परसेंट में टैक्स इनकम टैक्स लैब में वो ले करेंगे, तो उनको टैक्स देना पड़ेगा 48 लाख पे। उनको 50 लाख टैक्स नहीं देना पड़ेगा। ओके। तो हमारा थोड़ा छोटा मोटा आता है डिविडेंड। डिविडेंड तो आप सबको पता है कि जब आप किसी कंपनी के शेयर्स खरीदते हो और आपको कंपनी को मुनाफा होता है, तो आपको मुनाफे का एक छोटा सा हिस्सा अपने शेयर होल्डर में बांट देती है। उस बांटे हुए मुनाफे को ही हम डिविडेंड कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, प्रियंका चोपड़ी ने अमित शाह के एक नए बिजनेस कंपनी के शेयर खरीदे। अमित शाह की कंपनी को इसी साल बहुत ज्यादा प्रॉफिट हो गया, तो उन्होंने खुश होकर प्रियंका जी को उनके शेयर के बदले 50,000 का चेक भेज दिया। इसी को कहते हैं डिविडेंड। अब टैक्स रूल क्या है कि प्रियंका जी के हाथ में ये डिविडेंड इनकम अब पूरी तरह से टैक्सेबल है। उनको टैक्स स्लैब के मुताबिक, और ये उनके टैक्स इनकम फ्रॉम अदर सोर्स हेड में जाएगी। टैक्स उनको देना ही पड़ेगा इस पे भी। क्वेश्चन 4 आ जाता है, मार्जिनल रिलीफ। सीमित रहता है ये, सीमित राहत, मतलब सीमित राहत। तो ये होती है, क्या होती है, ये सरकार की तरफ से उन अमीरों को दी जाने वाली एक तरह की मलहम पट्टी है, रिलीफ, जिनकी इनकम एक लिमिट जैसे 50 लाख, 1 करोड़ या थोड़ी सी ऊपर निकल जाती है, जिसके चक्कर में उन पर भारी सब चार्ज टैक्स के ऊपर एक्स्ट्रा टैक्स लग जाता है। यह रूल इसलिए बनाया गया ताकि ऐसा ना हो कि कमाई थोड़ी-सी बढ़े और टैक्स उससे भी ज़्यादा बढ़ गया हो। जैसे मान लो कि एक लिमिट है कि 50 लाख की, जिसके ऊपर जाते ही सब चार्ज लगता है। अब शाहरुख खान ने बहुत मेहनत करके 50 लाख 10,000 कमाए, सिर्फ 10,000 रुपए। अब सब चार्ज लगने की वजह से उनका टैक्स अचानक 1.5 लाख रुपए बढ़ गया। अब शाहरुख खान बोलेंगे, भाई इससे अच्छा तो मैं वो 10,000 कमाता ही नहीं, कमाई बढ़ी 10,000 और टैक्स बढ़ गया 1.5 लाख। ऐसा नहीं होता। इस केस में सरकार क्या करती है, डोंट वरी शाहरुख खान, हम आपको मार्जिनल रिलीफ देंगे। रूल ये है कि आपका बढ़ा हुआ जो टैक्स है बढ़ी हुई इनकम से ज़्यादा नहीं हो सकता। तो सरकार उनके टैक्स को थोड़ा कम कर देगी, उनके साथ नाइंसाफ़ी ना हो इस वजह से। लास्ट शॉर्ट नोट हमारा बोनस ट्रिपिंग। ये एक ऐसी चालाकी टैक्स प्लानिंग होती है जो बड़े इन्वेस्टर्स टैक्स बचाने के लिए करते हैं। अब जहाँ वो किसी कंपनी के बोनस शेयर्स मिलने से ठीक पहले शेयर्स खरीदते हैं और बोनस मिलते ही उन्हें सस्ते में बेचकर आर्टिफिशियल लॉस, नकली नुकसान दिखा देते हैं, ताकि बाकी मुनाफे पे टैक्स ना देना पड़े। अब सरकार ने इस चालाकी को रोकने के लिए एक स्ट्रिक्ट रूल बनाए हैं, जो अंडर सेक्शन 94 सब सेक्शन 8 के तहत बताए गए हैं। और जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। फॉर एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल, अमित शाह को पता चला कि ये कंपनी फ्री में बोनस शेयर देने वाली है। उन्होंने शेयर खरीदे 10 रुपए में। कंपनी ने बोनस शेयर दिया तो शेयर का प्राइस अचानक मार्केट में गिरकर 50 रुपए हो गया, क्योंकि शेयर तो डबल हो गए ना। अमित शाह ने ओरिजिनल शेयर 50 रुपए में बेच दिए और बोला, मुझे 50 का नुकसान हो गया, अब मेरा टैक्स कम करो। और जो फ्री वाला बोनस शेयर मिला था उसे अपने पास ही रखा। इस चालाकी को बोनस ट्रिपिंग कहते हैं।
अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ऐसे नकली नुकसान को माइनस करने की परमिशन नहीं देता जब तक आप दोनों शेयर के फिक्स टाइमलाइन में होल्ड ना रखोगे तब तक। ये होता है आपको बुक स्ट्रिपिंग। अब मैंने आपको क्या किया, आपको ऊपर चलते हैं, फिर हम न्यूमेरिकल पे आते हैं। मैंने आपको रेजिडेंट पढ़ाया, आर्नर पढ़ाया, नॉन रेजिडेंट पढ़ाया, टैक्स इंश्योरेंस ऑफिस पढ़ाया, इनकम फ्रॉम सैलरीज में ग्रेजुटी लिविंग कैशमेंट अलाउंस इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन्स, क्लबिंग ऑफ इनकम, agriculture income, partly agriculture income, previously assessment year, profit gain for business and profession, income tax, ITR, chapter 4 के दोनों सेक्शन पढ़ाए। शॉर्ट नोट में डिडक्शन अंडर सेक्शन प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर, कैजुअल इनकम, कॉस्ट इनकम, टोटल इनकम, डिविडेंड, मार्जिनल रिलीफ, बोनस स्ट्रिपिंग, ये चार पांच चीजें पढ़ाई। अब हम चलते हैं अपने न्यूमेरिकल। अब न्यूमेरिकल में आप देखो मैंने क्या किया है आपको, जैसे मैंने दो न्यूमेरिकल बताए हैं ये। अब मैंने आपको क्या बताया, आपको दो न्यूमेरिकल करने हैं, इनमें से ही आपके दोनों न्यूमेरिकल ही फंस सकते हैं। अब ऐसा होता है कि बहुत से बच्चे होते हैं जिनको न्यूमेरिकल करना पसंद होता है, बट बहुत से बच्चे होते हैं जिनको सिर्फ थ्योरी पसंद होती है। अब मैं टू बी ऑनेस्ट बताऊं, ये दोनों ही बहुत लेंथी है। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी भी लेंथी है, इनकम फ्रॉम सैलरी भी लेंथी है। तो ये इतना आसान नहीं है कि आपको मैं आधे घंटे एक घंटे के अंदर पूरा कॉन्सेप्ट समझा दूं, क्योंकि इसमें एक चीज को निकालने के लिए छह चीजें निकालनी पड़ती हैं, छह फॉर्मूले के तहत, तब जाके आपको एक आंसर आता है। तो इसलिए मैंने क्या किया कि मैंने वीडियो खुद चेकआउट किया और मेरे को लगा कि मैं आपको सजेस्ट कर सकता हूँ। तो आप भी, अगर आप कुछ बच्चे हो जिनको न्यूमेरिकल की थोड़ी बहुत समझ है, थोड़ी बहुत नॉलेज है, और वो चाहते हैं कि मैं न्यूमेरिकल करके ही जाऊँ एग्जाम में थ्योरी के साथ साथ, तो वो क्या करेंगे, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी एंड इनकम फ्रॉम सैलरी, जो भी आपको ठीक लगे वो आप इनकी वीडियो देख लेना। CWT फ्रॉम बीकॉम आप डालोगे तो आप इनकी वीडियो आ जाएगी। मैंने खुद वीडियो चेकआउट किया तो मेरे को लगा कि हाँ मैं कमेंट कर सकता हूँ, क्योंकि मैंने खुद वेरीफाइड, एक ऑथेंटिक सोर्स से वेरीफाइड किया है, तभी मैं आपको एक बार वेरीफाई मतलब को देखने के बाद आपको खुद तभी सजेस्ट कर रहा हूँ, वरना मैं ऐसे किसी की वीडियो सजेस्ट नहीं करता। बट मैंने खुद देखा है कि बहुत अच्छे से समझा रहे थे, देन मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ। अब मैं आपको एक बार एग्जाम पैटर्न समझा देता हूँ कि आपका जो 23rd को एग्जाम होने वाला है वो कैसे होगा। आपका टोटल क्वेश्चन आएंगे 9, जिसमें से 5 से 6 थ्योरी के होंगे, 4 से 5 प्रैक्टिकल के होंगे। बट आपको करने पड़ेंगे एनी 5। अब कोई भी ऐसी गाइडलाइन नहीं है कि आपको 3 थ्योरी के करने हैं, 2 प्रैक्टिकल करने हैं, 3 प्रैक्टिकल करने हैं, 2 थ्योरी करने हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आपको 5 अटेम्प्ट करने हैं ओनली। अब आप 5 थ्योरी के करो, 5 प्रैक्टिकल करो, टोटली डिपेंड्स ऑन योर माइंड, टोटली डिपेंड्स ऑन योर प्रिपरेशन कि आपने क्या प्रिपेयर किया है, क्या नहीं प्रिपेयर किया है। दैट्स वाई मैंने सोचा कि आपको ये चीज़ भी बता देता हूँ। तो ये मैंने एक मतलब प्रीवियस ईयर के जितने भी पेपर हैं उनके वही बिहाफ पे ही ये उठाए थे, प्लस नहीं है माइनस है। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आपके माइंड के ऊपर है कि अगर आपको न्यूमेरिकल पसंद है तो आप न्यूमेरिकल करके जाओ ये दोनों। अगर आपको नहीं, आपको लगता है कि यार मैं 2 दिन में न्यूमेरिकल नहीं कर सकता क्योंकि आसान नहीं है इतना। अगर मैंने जैसे मेरे को खुद बताया इन दोनों के बारे में, अगर मेरे को लगता है कि हाँ भाई छोटे से कंसेप्ट है तो मैं यहीं पे आपको समझा देता, बट मैं समझा नहीं सकता क्योंकि ये बहुत बड़ा कंसेप्ट है। आपको एक चीज़ निकालने के लिए कम से कम 5 से 6 चीज़ निकालनी पड़ेंगी अलग-अलग करके। तो ये बहुत लेंथी प्रोसेस हो जाता है, इसलिए मैंने सोचा कि आपको मैं ये ले रिकमेंड कर देता हूँ। आप आराम से इनकी वीडियो CWG फॉर बीकॉम डालोगे तो ये आ जाएगा। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। मैंने आपको प्रॉपर बता दिए हैं, नोट्स आपको मैंने बता दिए हैं कि आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे मिल जाएंगे, टेलीग्राम तो बैन है नीट की वजह से। मैं फिर से नंबर दे देता हूँ, आप मेरे को टेक्स्ट कर सकते हो उस नंबर पे, व्हाट्सएप पे। मैं आपको ग्रुप के अंदर ज्वाइन करता हूँ। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर कोई भी चीज़ आपको लगे कि मेरी बात गलत लगी हो, जो मैंने आपको नीट के एजुकेशन सिस्टम से रिलेटेड चीज़ें बताई, अगर आपको, क्योंकि आप खुद देखो ना यार, मतलब एक छोटा सा मैं आपके 5 मिनट और लेना चाहूँगा यहाँ पे, क्योंकि आप खुद देखो, अगर आपको एक चीज़ पता हो तो जितने भी आपके आपके जैसे फाइनेंस मिनिस्टर हैं या रोड एंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट मिनिस्टर हैं, बहुत बड़े बड़े जितने भी नेता हैं, उनके बच्चे या तो यूएस में या कनाडा में या स्कॉटलैंड में, जैसा आपको पता है अनुराग ठाकुर जी का लड़का जो है वो स्कॉटलैंड में पढ़ता है। अब आप खुद बताओ, जो इंडिया की फाइनेंस मिनिस्टर हैं वो टैक्स पे ध्यान क्यों देंगी जब उनके लड़की को ही यहाँ पे इस देश में टैक्स नहीं देना। इस चीज को आप ऐसे रिलेट करके देखो कि जब उनके लड़के ही इस एजुकेशन सिस्टम में नहीं पढ़ रहे, क्योंकि आपको पता है धर्मेंद्र प्रधान जी की लड़का पता है वो कहाँ पे है, वो है अमेरिका में, बॉस्टन यूनिवर्सिटी से अपनी ग्रेजुएशन वगैरह कर रहा है। तो आप खुद बताओ कि एजुकेशन सिस्टम में इतना बड़ा लूप होल होना कि पिछले 10 साल में 89 पेपर लीक होना छोटी बात नहीं है। ये चीज़ बिल्कुल भी छोटी चीज़ नहीं है। मैं ये चीज़ आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मेरे को, अब हम जैसे हम जेन जीज हैं, मैं भी 22 का हूँ, तो मैं आपसे ज़्यादा बड़ा या छोटा नहीं हूँ, मैं भी आपके एक से एक ग्रुप में लाई करता हूँ बीच में। तो मैं ये आप बात आपसे दिल खोल के कर सकता हूँ। मेरा कहने का, मैं मेरे को इतना सिर्फ इतना कहना है कि अब जैसे बहुत से लोग ये बात ना करें, यहाँ बोले कि 2014 से पहले भी तो ये होता था, जब कांग्रेस थी तब भी तो पेपर लीक होते थे। अब आप ये चीज क्यों कह रहे हो, तब पेपर लीक होते थे इसी वजह से तो आपको लाए हैं, जब वो कांग्रेस से हमने तंग आकर तभी तो आपको वोट दी, तभी तो हम बीजेपी को लाए हैं कि ये चीज ना हो। अब बीजेपी यही हवाला देगी कि यार पहले भी तो ये होता था, पहले भी तो ये होता था। एक तो गलत है ना कि आप पहले का क्यों गा रहे हो, उनसे तंग आकर ही तो हम आपको लाए हैं कि ये अब ना हो। तो आप खुद देखो 10 साल में 2014 से लेके अब तक
10-12 साल में 89 पेपर लीक होना छोटी-मोटी बात तो है नहीं है। पेपर लीक क्यों हो रहे हैं? पेपर लीक हो रहे हैं, इससे पैसा जाता है ऊपर तक सरकार, क्योंकि ऐसी थोड़ी जो पार्टी में 20-30 हज़ार करोड़ फंड आ जाता है। और अब तो आपको पता होगा कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की रिपोर्ट शेयर होती थी वो भी प्राइवेट कर दिया कि अब जो पार्टीज हैं वो अपना नहीं बता सकती कि पार्टी फंड में कितना पैसा है, क्योंकि क्या पता बैकडोर से कितना पैसा जा रहा है क्या नहीं जा रहा। तो ये सब तो बहुत, ये सब तो चलते रहेंगे। हमारे को पता है टीचर लड़ाई कर रहे हैं और एक मुद्दा और छिड़ा हुआ है खान सर का। तो मैं इस पर कोई भी अब जैसे बच्चे कमेंट कर रहे थे सर खान सर के बारे में बता दो कुछ, जैसे मतलब मैं कमेंट पढ़ रहा था कि सर खान सर का मुद्दा है ऐसा कुछ। अब एक चीज बताओ कि खान सर और जो रोशन आनंद सर का मुद्दा है उसमें हम बोलने वाले कौन होते हैं? अब ये चीज कौन तय करेगा? ये करेगी नेपाल पुलिस, जिसमें जैसे प्रिंस यादव सर की डेथ हुई है तो नेपाल पुलिस करेगी। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट तय करेगी। कौन सही है कौन गलत, इसका फैसला कौन करेगी? जुडिशरी। जुडिशरी में मैं आज भी उतना ही भरोसा करता हूँ जितना पहले करता था, कि जुडिशरी तय करेगी कौन सही है कौन गलत है। हम किसी को वैलिडेशन नहीं दे सकते कि खान सर तो सही है, रोशन आंसर गलत है, रोशन आंसर सही है, खान सर गलत है। हम कोई नहीं होते वैलिडेशन देने वाले, क्योंकि हमें कुछ नहीं पता। हमें कुछ नहीं पता पीछे का क्या कर खान सर ने क्या है, उनके साथ क्या रोशन आंसर ने क्या है, कौन सही है कौन गलत है। इसका फैसला सिर्फ और सिर्फ जुडिशरी करेगी। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। मैं आज की वीडियो को यहीं एंड करते हैं एक अच्छे से नोट के साथ। हाँ, मैं एक वो पढ़ रहा था, मैं आपको जरूर ये लाइन मतलब बताना चाहूंगा। एक सेकंड और मैं एक छोटा सा कोट है जो मैं उनका, नेपोलियन, नेपोलियन आपने नाम सुना होगा, नेपोलियन। एक सेकंड। हाँ, नेपोलियन। इनकी एक बहुत फेमस कोट है, अ जीनियस इज द मैन हु कैन डू द एवरीथिंग्स व्हेन एवरीवन एल्स अराउंड हिम इज लूजिंग देयर माइंड। इसका मतलब है कि जब आपके आसपास के लोग अपना दिमाग खो रहे हो और तब आप एक एवरेज चीज कर सकते हो ना, तो आप जीनियस हो। बट उनके साथ साथ आप भी अपना दिमाग खो देते हो। जैसे एक भीड़ है, एक भीड़ जा रही है सोशल मीडिया पे इंस्टाग्राम की तरफ रील देखने के लिए, तब उसी पॉइंट ऑफ टाइम पे आप अपना टाइम सेव करके आप रीडिंग कर रहे हो या कोई भी चीज ऐसी कर रहे हो जो आपको प्रोडक्टिविटी देगी, तो आप क्या कर रहे हो? अपना टाइम सेव कर रहे हो और उन सभी से एक स्टेप आगे निकल गए। एक मैंने स्टडी देख रहा था, आपको पता है कि एक साल में जो मतलब मोस्ट ऑफ द जनरेशन, मोस्ट ऑफ द पीपल होते हैं, वो अपने पूरे एक साल के 38 दिन, 38 डेज सिर्फ और सिर्फ फुल डे रील देखने में वेस्ट कर देते हैं। वरना आप खुद देखना कि आज सुबह से लेके अब तक आपने कितनी रील देखी हैं। एक दिन में अगर आप 10 रील देख रहे हो, अगर आप एक दिन एक 24 घंटे में से 1 घंटा भी दे रहे हो ना, तो आप खुद सोचो कि आप 30 दिन में 30 घंटे दे रहे हो। एक महीने में 30 घंटे, 12 में 48। बहुत दुखद विषय है ये एक तरह से, कि आप रील में कितना टाइम वेस्ट कर देते हो अपना देखने में, बट मिलता कुछ नहीं, आपको सिर्फ फ्रस्ट्रेशन मिलती है। मतलब आप जैसे आप खुद देखो इस चीज को कि आप 1 से 2 घंटे रील देखो, और रील देखने के बाद जो आपका माइंड होगा बिल्कुल फ्रस्ट्रेट हो जाएगा बिल्कुल एक तरह से। और उसी रिस्पेक्ट और वाइस वर्सा, अगर आप 2 से 3 घंटे पढ़ाई करते हो तब आके, तो आपको एक अलग ही कॉन्फिडेंस होता है कि भाई पढ़ाई किया तब आके। रील देखने के बाद सिर्फ और सिर्फ मोटिवेशन और मोरल डाउन हो जाता है। सो लेट्स एंड द वीडियो, थैंक यू सो मच एवरीवन। अगर आपको मेरी बात सही लगी हो तो एक लाइक मैं एक्सपेक्ट करूंगा, और चैनल को सब्सक्राइब करें प्लीज। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे। All the best for exam.